हाय दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव। आप लोगों के लिए लेकर आया हूं काइनेमेटिक्स वन। कल तक पिछले वीडियो तक वन डायमेंशनल मोशन पर हो गया था। अब चलेगा टू डायमेंशनल मोशन। दो बीमी गति, पहले एक बीमी गति में था, अब दुई बीमी गति में चलेगा। मोशन इन टू डायमेंशनल, इसको लिख देते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। आज चलेगा मोशन इन टू डायमेंशन, मतलब कि दो बीमी में गति, मतलब दुई बीमी गति, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलांग अगर मोशन हो, गति हो, तो उसे कहा जाता है दुई बीमी गति। जब कोई पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, दो एक्सिस को मिलाकर चलता है, अगर एक्स वाई में चल रहा है या वाई जेड में चल रहा है या एक्स जेड में चल रहा है, तो कहा जाएगा कि ये दो बीमी गति है, द्विरेखी गति। तो दो रेखी गति आज पढ़ना है। आज को वहाँ तक कंप्लीट हो गया था, इसमें दो रेखी गति में पढ़ना है। दो रेखी गति में क्या पढ़ना है आज करेंगे। पहले पढ़ेंगे, उसमें दो टाइप से होती गति। एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे कहा जाता है प्रक्षेप गति, और दूसरा होता है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति। तो सर्कुलर मोशन भी द्विबीमी गति होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति भी दो बीमी गति होता है। तो आज हम लोग करेंगे पहले पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। लिख दे रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति क्या होता है? ये बॉडी इज फ्लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एलोन द एनी अदर बॉडी। कहने का मतलब क्या है? जब कोई बॉडी पृथ्वी के अधीन गति करती है, जब कोई वस्तु पृथ्वी के अधीन गति करती है, तो उस पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, जिसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वीय बल जो होता है उसे अपने सेंटर की तरफ उसे खींचता है। जब सेंटर की तरफ खींचता है तो हर बॉडी क्या करेगी? वो उसकी पृथ्वी के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, अगर किसी एंगल पर। लेकिन इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि वो किसी एंगल पर 90 डिग्री पे ना फेंक हो करके, वो मोशन किसी एंगल पर होना चाहिए। मान लो हम किसी एंगल पर किसी बॉडी को फेंक दिए, ये थीटा एंगल पर, तो अगर इस एंगल पर इस बॉडी को यू वेग से फेंका जाएगा तो ये क्या करेगा? ये जाएगा, ये ऊपर गति करेगा, ऊपर जाता रहेगा। लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वीय जो बल, अगर कोई बॉडी ये है तो इसको हमेशा जी नीचे लगेगा, हमेशा उसे नीचे की तरफ खींचेगा जी। तो ये आकर के लास्ट में क्या करेगा? एक पथ बनाएगा, लास्ट में आकर के गिर जाएगा, तो एक पथ बनाएगा। यही पथ क्या कहलाता है? प्रक्षेप पथ। तो यही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु, हिंदी में समझते हैं, जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अधीन गति करती है, और वो गति जब किसी वस्तु को 90 डिग्री कोण पर ना फेंक कर किसी एंगल पर फेंकते हैं, तो पृथ्वी के अधीन जो गति करती है वही गति कहलाती है प्रक्षेप गति। और ये पथ कैसा होता है? ये परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक कैसे होता है? क्योंकि इसको अभी हम लोग निकाल कर देखेंगे पैराबोलिक कैसे होता है। पैराबोला का इक्वेशन याद होगा, y = ax² + bx + c, तो उस टाइप का निकलेगा, तो ये होगा प्रक्षेप पथ। तो ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा? पैराबोलिक होता है। तो इसके लिए अब आती है बात, इसमें क्या समझना है? इसमें ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, कि इसमें समझना क्या है? अजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशन मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशन क्या होती है, कब प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है, इसको देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन होने की कंडीशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन होने की कंडीशन ये है कि जब पहला कंडीशन है, अगर इफ थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री पर नहीं है तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। 90 डिग्री के अलावा चाहे जिस डिग्री पर फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। यानी कि अब कोई कहेगा कि अगर 100 डिग्री पर फेंके तो 100 डिग्री पर फेंकेंगे तो भी होगा, तब इधर आ जाएगा तो इधर प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, ये वाला पथ बन जाएगा। तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन होगा तो प्रोजेक्टाइल। मतलब 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो जैसे जाएगा वैसे वापस आ जाएगा, जिस तरह से पथ पर जाएगा उसी तरह उसी पथ पर वापस आ जाएगा। तो इसलिए इसमें प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल होगा कब? जब 90 पर नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात, पहली बात, और दूसरी बात क्या है? अगर एयर रेजिस्टेंस क्या होता है? नेग्लिजिबल माना जाता है। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल।
मतलब कि हवा का प्रतिरोध नगण्य, हवा का नगण्य प्रतिरोध होना चाहिए। तो देखिए हवा का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। तो हवा का प्रतिरोध क्या करेगा? अब देखना हवा का प्रतिरोध क्या कर सकता है कि अगर कोई वस्तु, जब उस दिन पढ़ाए थे वन डायमेंशनल मोशन में, लास्ट में थोड़ा सा बताए थे कि उसमें ये बताए थे कि अगर कोई वस्तु, ध्यान देना सभी लोग बहुत ध्यान से समझना, अगर कोई वस्तु को हम किसी चीज़ को फेंकते हैं, अगर यहाँ से फेंक रहे हैं, अगर हवा का प्रतिरोध है, कैलकुलेशन में लिया जा रहा है कि हवा का भी प्रतिरोध लग रहा है, अगर यू वेग से अगर ऊपर वो जा रहा है तो हवा का प्रतिरोध क्या करेगा? जो गति होगी, गति का हमेशा विरोध करता है। कोई भी प्रतिरोध हो वो हमेशा गति का क्या करता है? अपोज करता है, विरोध करता है। तो अब इसमें जी किधर लगेगा? जब कोई ऊपर जाएगी बॉडी तो हमेशा जी तो नीचे ही लगेगा। और हवा का प्रतिरोध, गति क्या हो रही है? गति ऊपर की तरफ हो रही है। जब गति ऊपर हो रही है तो प्रतिरोध किधर लगेगा? नीचे लगेगा, जाहिर सी बात है। तो हवा का प्रतिरोध मान लो अगर हम ए कह रहे हैं तो नीचे त्वरण कितना हो गया? एक पृथ्वी का त्वरण, एक हवा का त्वरण, जी प्लस ए हो गया। और अगर वस्तु जब नीचे आएगी, जब यही बॉडी जब नीचे आएगी, नीचे आने की तरफ में, तो जी तो हमेशा नीचे लगेगा। अब मोशन किधर हो रहा है? मोशन नीचे की तरफ हो रहा है। यू वेलोसिटी नीचे की तरफ है और जी किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो हवा का प्रतिरोध किधर लगेगा? जब हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो वेलोसिटी किधर है? वेग किधर है? नीचे की तरफ। तो प्रतिरोध किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। हवा का प्रतिरोध ए ऊपर लग गया तो रिजल्टेंट किधर आ गया? जी माइनस ए आ गया। तो जी माइनस ए मतलब एक क्या हुआ? ये वाला कम हो गया, ये वाला ज़्यादा हो गया। तो यानी कि जाहिर सी बात है, जब त्वरण जाने में ज़्यादा त्वरण है, आने में कम त्वरण है, तो समय भी कम, इधर में कम लगेगा, उधर ज़्यादा लगेगा। या तो इधर कम लगेगा, इधर ज़्यादा लगेगा। कम मतलब कहने का मतलब है इक्वलिटी आएगी नहीं। सेम अगर इसमें ऐसे लग जाए, हवा का प्रतिरोध ले लिया जाएगा तो प्रक्षेप पथ नहीं बन पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जाने में समय, आने में समय दोनों इक्वल नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो मैक्सिमम हाइट से इधर का समय, उधर का समय दोनों चेंज हो जाएगा। इसलिए वो प्रक्षेप पथ फॉलो नहीं करेगा। इसमें दूसरे प्रक्षेप के लिए दूसरा कंडीशन क्या है? हवा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल लिया जाता है। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या कंडीशन एजम्पशन होता है? तीसरा होता है कि एक जब गुरुत्वाकर्षण चलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स चलेगा, तो उसमें डीपली इसका बताया जाएगा कि इसमें यहाँ तक बस थोड़ा समझते हैं कि तीसरा एजम्पशन ये होता है, पृथ्वी का रोटेशन जो होता है उससे क्या किया जाता है? रोटेशन ऑफ अर्थ इज इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज नॉट कैलकुलेटेड। पृथ्वी का घूर्णन को नहीं लिया जाता है। क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन को नहीं लिया जाता है। क्यों? अगर पृथ्वी के घूर्णन को ले लिया जाएगा तो उसमें जी का मान बढ़ता है, घटता है। क्योंकि यहाँ पर हमें मान कर चलते हैं कि जी जो यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, हर जगह सब एक ही जी लग रहा है, मतलब 9.8 ही लग रहा है। यहाँ पर 9.8 है तो यहाँ पर भी 9.8 है। लेकिन अगर पृथ्वी का घूर्णन ले लिया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि अगर ध्रुवों पर जाया जाएगा तो जी का मान बढ़ जाएगा। जब उसके इक्वेटर पर या विषुवत रेखा पर आया जाएगा तो जी का मान घट जाएगा। तो ये घटने बढ़ने, या जब पृथ्वी रोटेशन करने लगेगी, उसके ध्रुवों पर ज़्यादा होगा, उसके भूमध्य रेखा पर कम होगा, ऐसा कुछ आ जाएगा कंडीशन। तो यानी कि पृथ्वी का अगर घूर्णन को लिया जाएगा तो जी का मान बढ़ने घटने लगेगा। जब जी का मान बढ़ने और घटने लगेगा तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार ना होकर के उसका पथ बदल जाएगा। तो यहाँ पर होगा अजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हटा देते हैं, अजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप गति में, बात करते हैं आगे टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? अब टाइप पर बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप मतलब प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो, एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? नंबर 1 लिख देते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। और दूसरा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन
हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। और क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब हिंदी और ध्यान देना, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन और प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो ये सब क्या होता है, इसको समझते हैं ध्यान से। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो अब देखो, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, कोई जैसे हवाई जहाज़ से जाते हैं तो हवाई जहाज़ से उसमें से अगर कहा जाए कि उसमें से मिसाइल से गोला फेंक दिया जाए, हवाई जहाज़ से पत्थर गिरा दिया जाए, तो कैसा पथ करेगा। जैसे हवाई जहाज़ इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में कोई जा रहा है, यू वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसमें से अगर कोई चीज़ गिराई जाएगी तो ये इतना आगे जाएगा, तो ये कैसे गिरेगा, इस पथ में गिरेगा। तो ये कैसा पथ हो जाएगा, ये पथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल पथ फॉलो करेगा, हाफ प्रोजेक्टाइल होगा, तो ये होगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोई प्लेन है ज़मीन पर, सरफेस पर है किसी, या तो किसी कहीं भी है प्लेन पर है, तो यहाँ से किसी बॉडी को फेंक दिया जाए किसी एंगल पर, उसके रूल को फॉलो करते हुए, अजम्पशन को फॉलो करते हुए, तो जो पथ बनेगा वो क्या होगा, ये होगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। और क्या होगा, तो इंक्लाइन प्लेन क्या होगा, अगर प्लेन वही इंक्लाइन है, जो ये प्लेन है किसी एंगल पर है, जैसे अगर इस मान लो प्लेन ए है, एक्सिस तो ये था लेकिन प्लेन ऐसा कुछ है, इस एंगल पर है, तो अगर इस पर जो अगर कोई पथ को फॉलो करेगा तो ये होगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा। तो ये हो गया उसके प्रकार। तो लेकिन हमें ये सब समझते हुए ये सब पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे जाकर पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। तो आगे चलते हैं। बात करते हैं अब प्रोजेक्टाइल पर, प्रोजेक्टाइल का पथ पर ध्यान देना। प्रोजेक्टाइल का पथ, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन अगर यू वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है, प्रोजेक्ट यू वेलोसिटी से जा रहा है, यू वेग से जा रहा है, तो क्या करेगा, तो मान लो ये कोई पॉइंट है जो P, ये पॉइंट P है, ये क्या है, इसको हम मान रहे हैं y है, और ये वाला x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, इसको मान रहे हैं हाइट y है। तो ये किसने एंगल पर फेंका गया, मान लो थीटा एंगल पर फेंका गया है। तो अब कोई होता है किसी एंगल पर, जब किसी बॉडी को फेंकते हैं तो हम उसको क्या निकालते हैं, हम उसको x एक्सिस और y एक्सिस, मतलब कि अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर द प्लेन, अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर द प्लेन, उसको क्या करते हैं, कंपोनेंट करते हैं, उसका घटक करते हैं। तो अब कोई बॉडी है, क्या है, वो थीटा एंगल पर है, तो उसका एक क्या होगा, तो ये उसमें दो कंपोनेंट है, यानी कि उसका कंपोनेंट कहने का मतलब ये चीज़ है कि जब किसी बॉडी को किसी एक एक्सिस के अलांग नहीं फेंकते हैं, उसके दोनों के बीच में फेंकते हैं, तो बॉडी क्या करती है, तो दोनों के बीच में जाने का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस पर भी चलती है, वाई पर भी चलती है। एक्स पर कैसे चल रही है, जैसे यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर जब वस्तु आ गई, वो बॉडी यहाँ पर जब आई, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स एक्सिस में इतना डिस्प्लेस हुआ, लेकिन वाई में भी तो हुआ, वाई में इतना हो गया। फिर जब यहाँ पर आई तो यक्स में इतना हुआ, वाई में भी इतना हुआ। तो यानी कि यक्स के साथ साथ वाई में भी जब चलती है तो उसमें दो कंपोनेंट आ जाते हैं, यक्स और वाई। तो उसमें उसका कंपोनेंट करना पड़ता है, थीटा है, ये एंगल थीटा, तो यक्स एक्सिस में कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा और ये यू साइन थीटा। ये होता कैसे है, कास क्यों आता है, क्यों साइन आता है, इसको देख लो एक बार थोड़ा सा। अब जैसे कोई है ये थीटा, अब हम जानते हैं यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये होगा 90 डिग्री। तो अगर हम इसको कह रहे हैं कि इसको यू कह रहे हैं, तो अब हमें ये वाला और ये वाला चाहिए, तो हम जितना ये होगा उतना तो ये होगा। तो अब हम वो साइन थीटा वाला कास थीटा लिखते हैं, हमें पता है कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है, आधार ये चीज़ है, मान लो हम कह रहे हैं ओ ए बी, तो ओ ए अपान ओ बी, तो हमें क्या चाहिए, ओ ए चाहिए, तो ओ ए इक्वल टू क्या होगा, ओ बी इंटू कास थीटा। ओ बी कितना, ओ बी यू है, यू कास थीटा वही आ जाएगा। अगर जब हमें ये वाला चाहिए, ए बी चाहिए, तो क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, इतना अपान इतना,
तो साइन थीटा ये वाली चीज़ कितना होगी, ये वाली चीज़ हमें निकालना ही है, तो ये वाला होगा साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा आ जाएगा वही। तो इसको सीधे डायरेक्ट निकालते हैं, जहाँ पर एंगल रहता है उसके नीचे वाला कॉस थीटा होता है, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा होता है। इसके एंगल से लगा हुआ कॉस होता है और एंगल से दूर वाला साइन होता है, तो ऐसे सीधे निकाल लेंगे यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, काम खत्म। तो अब आगे चलते हैं। तो अगर हम ये पूछे कि यक्स वाला कितना होगा, अगर मान लो टी समय तक प्रक्षेप जो है ये कितने समय तक मोशन कर रहा है, टी समय तक कर रहा है। ये यहाँ से जब यू वेग से फेंका गया, यू वेलोसिटी से फेंका गया, तो ये टी समय तक क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो और डिस्प्लेस कितना हुआ, टाइम कितना लगा लिख दे रहे हैं, टाइम लगा टी सेकेंड पूरा मोशन करने में। और डिस्प्लेस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यक्स। तो यहाँ से यहाँ तक यक्स है, तो यक्स इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस में। तो ये होगा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितना, यू कॉस थीटा इंटू समय कितना टी। तो हम लिख सकते हैं यू कॉस थीटा